स्वागत दोस्तों के सदा के सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी सदन घेरने के लिए 75 नेताओं को नियुक्त कर चुकी है। बताएंगे कहां से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, और किस तरीके से पूरे सदन को, भाजपा की सरकार के सदन को घेरा जाएगा दोस्तों। के साथ में फिर से मोदी ने दिया इतना उबाऊ बयान की विपक्ष के लोगों को फोन देखना पड़ा है दोस्तों। बताएंगे किस तरीके से लोग पूरी तरीके से टॉर्चर महसूस कर रहे थे मोदी के भाषण के दौरान। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ प्रियंका गांधी ने कौन से शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का महकमा भड़क गया है दोस्तों, और प्रियंका गांधी के भाषण से कई सारे शब्द हटा दिए गए हैं। इसी के साथ में फिर से किसान और पुलिस के बीच जोरदार संघर्ष देखने को मिला है दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी के भाषण के दौरान उन्होंने संविधान और मनुस्मृति दोनों को लेकर दिया है बड़ा बयान दोस्तों। इसी के साथ में आखिर किसने अमित शाह के सामने जस्टिस लोया का नाम ले लिया और इसके बाद भाजपाइयों को लग गई है तीखी लाल मिर्च। बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे परिवर्तन लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी 18 दिसंबर को विधानसभा का करने वाली है जोरदार घेराव। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए 75 नेताओं को मैदान में उतारकर निरीक्षक के तौर पर जिम्मेदारी दे दी है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा और औरैया के साथ साथ आजमगढ़ समेत लगभग 75 नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेशक बनाया गया है दोस्तों। इन सभी का काम है कि 18 तारीख को विधानसभा के घेराव के लिए भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता प्रियंका गांधी से मुलाकात कर रहे थे और इसके बाद अब योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में लोकसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते वक्त मोदी ने फिर से उबाऊ बयान दिया है। 2 घंटे के भाषण के दौरान भाजपा के नेता भी हाफी ले रहे थे दोस्तों। उबाऊ भाषण से इतने ज्यादा बोर हो गए थे कि जेपी नड्डा भी इधर उधर देख रहे थे और सोने जैसा उनका मुंह हो गया था दोस्तों। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा की तरफ देखा, इसके बाद नड्डा फिर से ताली बजाने लगे और मोदी की तारीफ करने लगे। यानी नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग जिस तरीके से लोगों को जबरदस्ती भाषण सुना रहे हैं मोदी का, इससे साफ साबित हो चुका है कि जब बीजेपी के लोग ही खुद उबाऊ भाषण सुन नहीं पा रहे हैं, मोदी का भाषण सुन नहीं पा रहे, टॉर्चर फील कर रहे हैं, तो फिर विपक्ष के लोगों के लिए तो और ज्यादा बड़ा टॉर्चर हो गया है दोस्तों। 2 घंटे तक मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष के कई सारे नेता अपने फोन चला रहे थे क्योंकि वो इतने ज्यादा बोर हो गए थे इस तरीके के बेफिजूल के उबाऊ भाषण से कि उसकी कोई इंतहा नहीं है दोस्तों। 11 संकल्प के खोखले वादे भी मोदी कर रहे थे और जुमले सुना रहे थे दोस्तों। जुमले भी कोई नए नहीं थे, पुराने जुमले ही बार बार इसी टेप रिकॉर्डर के तहत बजाकर लोगों को बोर किया जाता। प्रियंका गांधी ने भी मोदी पर निशाना साधते हुए कह दिया विपक्ष को छोड़िए, मोदी के भाषण के दौरान अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर पीयूष चावला जैसे लोग भी बोरिंग फील कर रहे थे। और फिर प्रियंका गांधी कहती है कि बड़े दिनों के बाद मुझे अपने मैथ के लेक्चर की याद आ गई है, जब हमको बोरिंग लेक्चर में बैठना पड़ा है। यानी नरेंद्र मोदी का भाषण एक बोरिंग भाषण था, मैथ के लेक्चर की तरह था, एकदम बोरिंग। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जनता अब एक ही तरीके के टेप रिकॉर्ड चलने से उब चुकी है और जनता बदलाव चाहती है, एक नए विचार देश के अंदर चाहती है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे परिवर्तन लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने लोकसभा में दिए गए अपने भाषण से अडानी शब्द हटाने को लेकर शनिवार को सवाल किया कि क्या अडानी असंसदीय शब्द हो गया है। प्रियंका गांधी के भाषण में से कई सारे शब्द हटाए गए जिसमें से अडानी एक ऐसा शब्द है जो सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों को चुभा है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि संसद के अंदर से अडानी शब्द को हटा दिया गया है। प्रियंका गांधी के भाषण में संशोधन किया गया है दोस्तों। इस पर उन्होंने साफ शब्दों में पूछा है कि क्या अडानी शब्द असंसदीय शब्द है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना चाहिए जो लोग सदन की कार्रवाई चलाने के लिए जिम्मेदार है। साथ साथ प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से मोदी को ट्रोल किया है दोस्तों, मोदी के बोरिंग भाषण पर टिप्पणी की है, इस पर सुप्रिया श्रीनेट बोली, कहा ऐसा कौन धोता है भाई, प्रधानमंत्री ने बोर कर दिया, वही घिसी पिटी बातें, भाषण ने मुझे उबाऊ मैच के डबल पीरियड की याद दिलवा दी। जेपी नड्डा अपना हाथ मल रहे थे, मोदी के देखते ही एक्टिंग करने लगे, अमित शाह अपने सर पर हाथ फेर रहे थे, पीयूष गोयल तो बस सोने वाले थे। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा ही नरेंद्र मोदी का भाषण बर्दाश्त नहीं कर पाए। साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा कि मोदी के 2 घंटे के भाषण को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे। साथ साथ पंजाब हरियाणा सीमा पर शंभू स्थल पर फिर से 101 किसानों के जत्थे ने शनिवार को आगे बढ़ने का प्रयास किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर, कानूनी गारंटी की मांग को लेकर तो फिर से उनको दबाया गया दोस्तों। सुरक्षा कर्मियों के द्वारा लगाए गए बहुस्तरीय अवरोधक से फिर से रोका गया। उन्होंने प्रदर्शन को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। कुल मिलाकर प्रशासन के लोग किसानों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, लेकिन किसानों ने भी ठान रखी कि जब तक वो दिल्ली नहीं जाएंगे, अपनी मांग नहीं मनवाएंगे, तब तक वो घर में आकर नहीं बैठने वाले हैं। साथ भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और वीडी सावरकर पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि वीडी सावरकर ने कहा था कि संविधान में कुछ भी नहीं है, मनुस्मृति कानून है। गांधी ने कहा कि हमारा संविधान नए भारत का संविधान है, संविधान में हमारे नए विचार है और भारत में 2 विचारों की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में सबसे पहले सावरकर की उस बात को कोट किया है जिसमें सावरकर भारत के संविधान को हटाकर मनुस्मृति से देश चलाने की बातें कर रहे हैं, और इसके बाद उन्होंने भारत के संविधान को डिफेंड करते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि जो संविधान के विरोध में है हम उसके विरोध में है। सावरकर के विचार को मानने वाले लोग संविधान के विरोधी है और हम उसी पर अटैक कर रहे हैं। इन्हीं लोगों को हम लोग रोकने का प्रयास
प्रयास कर रहे जो संविधान विरोधी लोग हैं, अगर भाजपाई सावरकर सावरकर करेंगे तो इसका मतलब ये लोग भी सावरकर की विचारधारा को मानते हैं और भारत के संविधान के खिलाफ है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि सावरकर की विचारधारा वर्सेस कांग्रेस की विचारधारा के बीच की लड़ाई है, सावरकर से किसी की पर्सनल लड़ाई नहीं है बल्कि विचारधारा के कारण कांग्रेस पार्टी लगातार सावरकर के खिलाफ एग्रेसिव है दोस्तों, और भाजपा के लोग सावरकर को अपना महापुरुष मानते हैं। इसका मतलब सावरकर की विचारधारा को भी पूछते होंगे। साथ साथ जस्टिस लोया की मौत के मामले पर सदन में अचानक से चर्चा शुरू हो गई दोस्तों। इसके बाद टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा और भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे में आपस में नोकझोंक देखने को मिली। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के टाइम के सुप्रीम कोर्ट के जज एचआर खन्ना को लेकर चर्चा चल रही थी। एचआर खन्ना की बीजेपी के लोग तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ एचआर खन्ना ने अपना आदेश जारी किया था, वो एक बहादुर जज थे। इसके बाद सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कसते हुए कहा कि एचआर खन्ना उसके बाद कई साल तक जिए और उन्होंने बड़े बड़े पोस्ट पर भारत के लिए काम भी किया, लेकिन जस्टिस लोया तो आप लोगों को याद होगा, जैसे ही महुआ मोइत्रा ने जस्टिस लोया का नाम लिया दोस्तों, वैसे ही बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे भड़क गए और अपने सीट से खड़े होकर महुआ मोइत्रा को जवाब देने लगे। हालांकि ये बात है कि जैसे ही जस्टिस लोया का मामला सामने आता है भाजपाई सबसे ज्यादा भड़क जाते हैं दोस्तों। इसके पीछे कुछ ना कुछ दाल में जरूर काला है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे सरकार में शुरू किए गए प्रोजेक्ट की जांच करने की मांग कर दी है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब एकनाथ शिंदे को असली हकीकत दिखाने की कोशिश कर रही है। यही बड़ा कारण है कि मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार ने शिंदे सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए बीएमसी कमिश्नर को पत्र लिखा है और जांच पड़ताल की मांग की गई है। एकनाथ शिंदे के शासनकाल के दौरान जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि शिंदे को अब धीरे धीरे करके किसी न किसी बड़े केस में फंसाया जाएगा दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि जब किसी पार्टी के नेता के ऊपर कोई बड़ा केस चलने लगता है तो वो कौन सी पार्टी को समर्थन करता नजर आता है, और शायद आने वाले दिनों के अंदर एकनाथ शिंदे के बगावत को रोकने के लिए नए तरीके का पूरा पीस तैयार किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भाजपाई ने ही मामला दर्ज करने के लिए, केस दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है और कहीं ना कहीं ऊपर से इशारा जरूर हुआ होगा, तो अपनी राय जो लेकर आएगा। साथ साथ अपने आपको पत्रकार बताने वाले रजत शर्मा धीरे धीरे करके एक्सपोज हो चुके हैं दोस्तों। सबको पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की आरती उतारना और नरेंद्र मोदी के चालीसा पढ़ना उनका मात्र एक काम रह गया है। अपने आप को इंडिपेंडेंट मीडिया और अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार बताने वाले रजत शर्मा की पोल फिर से खुल गई है सोशल मीडिया पर। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि आज नरेंद्र मोदी ने कमाल का भाषण दिया, वन ऑफ हिज बेस्ट स्पीचेस, भिगो भिगो कर मारा, संविधान को लेकर कांग्रेस की ऐसी धुलाई पहले कभी नहीं देखी गई। यानी रजत शर्मा जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार बताते हैं दोस्तों, खुलकर मोदी की तारीफ करते हुए इस स्तर पर उतरकर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की धुलाई की गई है। सवाल यह है कि अगर रजत शर्मा भारतीय जनता पार्टी में ऑफिशियल ज्वाइन कर गए होते तो लोगों को लगता कि शायद ये एक भाजपा कार्यकर्ता का बयान है, हो सकता है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन रजत शर्मा क्योंकि ऑफिशियल तौर पर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन नहीं कर चुके हैं, अपने आप को एक पत्रकार ही बताते हैं, लेकिन जो उनकी बातें हैं, जो उनके शब्द से साफ समझ में आ रहा है कि उनकी पुरानी भावना जग गई है। जो पहले एबीवीपी में छात्र संगठन के तौर पर सदस्य के तौर पर काम किया करते दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके सारे बड़े तथाकथित पत्रकार एक्सपोज होते चले जा रहे हैं कि कौन से खेमे का कौन पत्रकार है, कौन सच्चाई बोल रहा है, कौन केवल चाटुकारिता कर रहा है दोस्तों, तो ये बात एक बार फिर से खुलकर सुदृढ़ हो चुकी है। साथ साथ दिल्ली कूच कर रहे किसानों के जत्थे को शंभू बॉर्डर पर रोका गया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो गई दोस्तों। किसानों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक दागे हैं। इस दौरान वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद किसान वापस चले गए। इसी बीच किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने देश भर में ट्रैक्टर मार्च का आह्वान जो किया गया था उसे लेकर सुरक्षा मुहैया करवाई है दोस्तों। कुल मिलाकर लगातार 307 दिनों से प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन सवाल यह है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसानों के बड़े बड़े नेता धीरे धीरे करके एकजुट होते चले जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि सारे किसानों के एकजुट होने का समय आ गया है तो अपनी राय लेकर के साथ साथ संविधान की 75वीं गौरवशाली यात्रा पर संविधान के चर्चा को लेकर प्रियंका गांधी ने सबसे पहले भाजपाइयों पर मोर्चा खोला दोस्तों। राहुल गांधी ने लोकसभा में 26 मिनट का भाषण दिया है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पिछले भाषण में अभय मुद्रा की बात की थी। राहुल गांधी ने मनुस्मृति और संविधान के प्रति अपने पास दिखाते हुए कहा कि सावरकर चाहते थे कि भारत मनुस्मृति से चले, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि संविधान से भारत लगातार आगे बढ़ता चले, और इसीलिए दोनों विचारधाराओं के बीच में लगातार संघर्ष जारी है। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में अखिलेश यादव ने लोकसभा में बोला अब अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा है, और सुनने में आ रहा है कि यूपी के प्रशासन ने होर्डिंग्स को उतरवा दिया है। आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी ने उस रिपोर्ट के बाद भाजपा को घेरना यूपी में शुरू कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यूपी के अंदर 7 लाख बच्चों का नाम स्कूल से कटा है, शिक्षा के लिए भाजपा अनुपयोगी है। इस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा बैनर पोस्टर लगाए गए थे दोस्तों। दावा किया गया था कि सपा के किसी नेता ने पोस्टर लगाए, हालांकि पोस्टर पर नाम नहीं लिखा हुआ है कि किसने लगवाया है, लेकिन जरूर विपक्ष के लोगों ने लगवाया होगा दोस्तों। आपको बता दें कि इसमें लिखा है कि जरा सा आपका ध्यान बटा, 7 लाख बच्चों के नाम स्कूल से कटा। समाजवादी पार्टी के नेता का यह तंज है। साथ साथ ईवीएम से जीतकर ईवीएम को हटाऊंगा। चुनाव में मतदान के तरीकों पर अखिलेश यादव ने फिर से साफ शब्दों में कह दिया है कि अभी उनके पास पावर नहीं है ईवीएम हटाने की, लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीतेंगे सबसे पहले ईवीएम को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, ये सुनिश्चित करेंगे ईवीएम से जीतकर ईवीएम को हटाएंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव होने वाले और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से ईवीएम और पुलिस प्रशासन को लेकर चिंता जाहिर कर चुकी है कि
दोनों का रवैया विपक्ष को लेकर सही नहीं मालूम पड़ता है। कुल मिलाकर दोस्तों ईवीएम पर अखिलेश यादव का स्टैंड एकदम क्लियर है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि ईवीएम से ही ईवीएम को हटाएंगे, यानी ईवीएम से जीतेंगे फिर ईवीएम को ही हटाएंगे। साथ साथ मोदी के भाषण पर भी उन्होंने एक साफ शब्दों में कहा है कि बहुत लंबा भाषण था, आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला, 15 लाख का जुमला था, 1 करोड़ नौकरी भी जुमला था, यही जुमला बार बार सुनने को मिल रहा है, इससे देश की भलाई नहीं होने वाली है। साथ साथ लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद की ओर से कहा गया कि हमें अपमानित किया जा रहा है, हमारी लिंचिंग की जा रही है, हमारे दाढ़ी खींची जा रही है, हमें नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, नमाज पढ़ते हुए लात मारी जा रही है, हमारी जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है, मस्जिद दरगाहों और तमाम इबादत स्थलों पर कब्जा किया जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद जावेद पार्लियामेंट के अंदर पार्टी का स्टैंड रख रहे थे दोस्तों। इसी के साथ में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 5000 पत्रों की रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि केजरीवाल सरकार ने रोहिंग्या को फर्जी दस्तावेज बनाकर दिल्ली में चारों तरफ बसा दिया है, उन्हें मुफ्त सुविधाएं दिए जा रहे हैं, वोट बैंक तैयार किया जा रहा है। पिछले 11 साल से भाजपा की दिल्ली में सरकार है, अमित शाह के हाथ में कानून व्यवस्था है, खासकर दिल्ली की कानून व्यवस्था है दोस्तों। इसके बावजूद अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के लोगों के आरोपों पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल यह है कि बीजेपी के लोग जो बाहर निकल आए हैं और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, उनको सबसे पहले अमित शाह के दफ्तर में जाकर प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था और पूरा का पूरा इंटेलिजेंस का ब्यूरो अमित शाह के अंतर्गत आता है दोस्तों। किसी विपक्ष के अंतर्गत ये सारी सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का आरोप अपने ही नेता अमित शाह के खिलाफ होना चाहिए, न कि विपक्ष के नेता के खिलाफ। साथ साथ डीएमके के नेता ए राजा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए सावरकर के 2 नेशन थ्योरी पर तंज कसते हुए कहा है कि भीमराव अंबेडकर ने इसका जोरदार विरोध किया था, लेकिन सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी का समर्थन किया था और यही भाजपाइयों की भी विचारधारा है। कुल मिलाकर बीजेपी के लोग सावरकर के इर्द गिर्द पूरे चुनावी नैरेटिव को रखना चाहते हैं दोस्तों। इसी के साथ में रविशंकर प्रसाद पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि संघर्ष किया हमने, लाठी खाई, गोली खाई, तब जाकर यहाँ आए हैं, इसको क्या मालूम हमारे बारे में। कुल मिलाकर दोस्तों जरूर उनका ये बयान विपक्ष के खिलाफ था, लेकिन उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि वो मोदी को मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कई बार सांसद रहा हूँ, लाठी गोलियां खाई है, तब जाकर यहाँ पहुंचा हूँ, यानी संघर्ष से जुड़े हुए नेता है तो उनको बड़ा कोई पोस्ट मिलना चाहिए। हालांकि अभी तक बीजेपी ने इनके साथ काफी बुरा किया है दोस्तों। एक टाइम में मोदी कैबिनेट के बड़े मंत्री के तौर पर जाने जाते थे, अब उनके चुनाव जीतने का भी संघर्ष है और यहाँ तक कि अब क्योंकि मंत्री के पोस्ट से हटा दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई ज्यादा भाव नहीं दे रही है, तो अब इस तरीके से मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों ने संघर्ष किया, लाठियां गोलियां खाई, तब जाकर यहाँ पहुंचे हैं। साथ साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने धार्मिक संरचनाओं का सर्वे करने या ध्वस्त करने के आह्वान पर चिंता जताई है। उन्होंने साथ ही में प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि उर्दू भाषा को खत्म करने का एक पूरा प्रयास लगातार किया जा रहा है। मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले कोई मस्जिद थी, अगर मैं संसद की खुदाई करूं तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो क्या वो मेरी चीज हो जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उन्हीं के शब्द में करारा जवाब देते हुए लोग निकल कर सामने आ रहे हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की रगों में संविधान के खिलाफ नफरत भरी हुई है। आरएसएस के पूर्व संचालक के एस सुदर्शन का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है दोस्तों। इसमें वो कहते हैं कि हम भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करते, इसकी समीक्षा होनी चाहिए, यानी संविधान का मतलब होता है आरक्षण की समीक्षा किए जाने का। ये पूरा बयान है दोस्तों। इससे पहले भी मोहन भागवत इसी तरीके का बयान देते थे, लेकिन अचानक से जब बिहार इलेक्शन में जबरदस्त तरीके से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, तब से लगातार शांत बैठे हुए हैं। कुछ एक छोटे मोटे कार्यक्रम में कुछ बयान आते रहते हैं दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लेकर ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आरएसएस के पूर्व सरसंघचालक एस सुदर्शन अगर ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब आरएसएस बड़ी लंबी प्लानिंग कर रहा है। एक तरीके से भारत के संविधान को धीरे धीरे करके बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये आरोप कहीं ना कहीं सही साबित हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पूर्व सरसंघचालक भी इसी बात का समर्थन करते हैं। साथ साथ पंडित नेहरू का अपना संविधान चलता था, इसलिए उन्होंने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाते हुए कई सारे सवाल जवाहरलाल नेहरू से पूछे हैं दोस्तों। इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता पीयूष बबेल ने कहा कि इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन किया था, लेकिन लोकसभा में राजा और प्रजा दोनों बराबर है, दोनों को समान नागरिक अधिकार है। क्या आप जानते हैं कि जनता के अधिकार छीनकर नए राजा पैदा करना चाहते हैं भाजपा के लोग। यानी कांग्रेस पार्टी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी को एक बार इतिहास में देखना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जो तक। साथ साथ हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल को नियुक्त किया था। 1 लाख रुपए की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा महिला आयोग ने एक पेंडिंग शिकायत का निपटारा करने के बदले में सोनिया अग्रवाल को रिश्वत लेते पकड़ा है दोस्तों। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के करीबी मानी जाती रही है सोनिया अग्रवाल, और उनकी गिरफ्तारी के बाद यह तय हो चुका है कि हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जबरदस्त तरीके का एक भ्रष्टाचार चल रहा है दोस्तों। आपकी क्या राय है, लिखकर जो तक। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में मणिपुर के सांसद अल्फ्रेड कनगम ने एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि अगर मणिपुर के अंदर मानवता ही नहीं आगे बढ़ेगी तो फिर $3 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर क्या करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों भारत के अंदर आर्थिक तरक्की के साथ साथ सामाजिक सद्भाव और हार्मोनियस सोसाइटी बनाना राज्य सरकार का जिम्मा है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आती है, जैसा कि बीजेपी के लोगों के द्वारा आरोप लगाए जाते रहे दोस्तों। इसी के साथ में जगजीत सिंह 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, पर सरकार उनकी बात, किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। बजरंग पूनिया ने फिर से किसानों के आंदोलन को समर्थन करने की बात कही है। साथ साथ दोस्तों संभल के अंदर छापेमारी करने के लिए
पहुंचे पुलिस वालों को एक पुराना मंदिर मिल गया। इस पर गिरिराज सिंह कहने लगे कि चौंकाने वाला खुलासा, पुलिस ने संभल के अंदर छापेमारी में 46 साल पुराने शिव मंदिर का पता लगाया है, जिस पर मुस्लिमों ने ताला लगाकर कब्जा कर लिया था। यह मंदिर क्षेत्र में धार्मिक बदलाव का गवाह है। इस पर अशोक कुमार पांडे बोले, कहा यह मंत्री है जो रोज झूठ बोलते हैं। मंदिर का मालिक कह रहा है कि उसने खुद ताला लगाया था, लेकिन उल्टा अब इस पूरे मामले को एक समाज के विरोध में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, हर कोई खबर ऐसी जानबूझकर प्रमोट की जाती है जिससे समाज के बीच में आपस में भेदभाव उत्पन्न हो। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। दोस्तों, इसी के साथ में पप्पू यादव ने फिर से ईडी की गुंडागर्दी का एक बड़ा मुद्दा उठाया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि एक बच्चे ने अपनी तिजोरी तोड़कर राहुल गांधी जी को पैसे दिए। ऐसा करते ही ईडी की गुंडागर्दी शुरू हो गई। उसके माँ बाप को जान गंवानी पड़ी और बच्चों और पत्र के अनुसार वीडीएस चाहता था कि बीजेपी में ज्वाइन कर जाए। कांग्रेस पार्टी के समर्थक मनोज परमार, कुल मिलाकर दोस्तों ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। आपको बता दें कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखे थे, जिन्हें अब अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईडी पर कई गंभीर एक के बाद एक लगाए गए हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि गंभीर आरोप जो लगाए गए हैं उसकी जांच पड़ताल की जानी बहुत जरूरी है, तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। और ईडी सीबीआई का काम क्या केवल गुंडागर्दी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े बड़े नेताओं को ज्वाइनिंग करवाने के लिए। साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट नई दिल्ली पर इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। इस सीट में मौजूदा विधायक और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी बड़े उम्मीदवार उतारने वाली है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा शनिवार को ये कहते नजर आए कि उन्हें दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस सीट से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। यानी दो दिल्ली के मुख्यमंत्री के परिवार से आने वाले व्यक्ति अब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को इस सीट पर चुनौती देंगे। दोस्तों, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। साथ साथ तेलंगाना में 98% जातीय जनगणना का काम पूरा हो चुका है, जल्द डेटा पब्लिश किया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों जवाब देकर थक जाएंगे। सवाल पूछिए, गोलवलकर को आरएसएस का चीफ बनाने के लिए कितने वोट मिले थे? सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के चुनाव को लेकर तो भाजपा के लोगों ने तरह तरह की थ्योरियां बना दी, लेकिन इसका जवाब क्यों नहीं देते कि गोलवालकर को आरएसएस का चीफ बनाने के लिए कितने वोट मिले थे? अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कितने राज्यों से रिकमेंडेशन आई थी? तीसरा ये कि 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कितनी बीजेपी राज्य कमेटी ने रिकॉर्डेड रिकमेंडेशन दिया था? बाकी राज्य कमेटी ने पटेल जी को अध्यक्ष बनाने के लिए रिकमेंड किया था, किसी संघर्ष को नहीं। पटेल भी कांग्रेसी थे, नेहरू भी, और रिकमेंड करने वाले भी। अंदर का मामला था, बाहर वालों को क्यों परेशानी हो रही है? यानी दोस्तों सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के प्रकरण को फिर से घसीटा जा रहा है। कुल मिलाकर जब बैकफुट पर है तो कोशिश की जा रही है कि जैसे तैसे फ्रंट फुट पर चले जाए। हालांकि दोस्तों बीजेपी वालों को पता है कि अगर उनसे एक सवाल पूछा जाएगा तो वो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। यही सबसे बड़ा खतरनाक सवाल है दोस्तों कि गोलवालकर को आरएसएस का चीफ बनाने के लिए कितने वोट मिले थे? इसका जवाब आज तक भाजपा और आरएसएस के लोग नहीं दे पाए। साथ साथ एक राष्ट्र एक चुनाव बड़े पैमाने पर ध्यान भटकाने का एक पूरा माध्यम है। टीएमसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रॉय ने शनिवार को कहा है कि एक एक चुनाव कराने संबंधित विधेयक लाने का केंद्र का फैसला बेरोजगारी और महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। अपने ब्लॉग पर एक पोस्ट में राज्यसभा में टीएमसी के संसदीय दल की नेता ने दावा किया कि एक राष्ट्र एक चुनाव वास्तव में बेरोजगारी, महंगाई, संघीय विरोधी नीतियां और मणिपुर, गिरता हुआ रुपया और वैश्विक कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के बावजूद ईंधन के दाम नहीं कम होने से भटकाने की कोशिश के तहत किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों दादर स्टेशन के बाहर स्थित हनुमान मंदिर को हटाने के लिए मुंबई रेलवे के द्वारा नोटिस जारी करने के निर्णय ने महाराष्ट्र के अंदर नया विवाद शुरू कर दिया है। राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। जनता और राजनीतिक नेताओं दोनों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जो लिखकर आएगा। इसी के साथ में दिल्ली के बाद पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर भी बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ का मुद्दा उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा की जा रही है। बीजेपी के विवादित नेता लोनी से चुनाव जीतने वाले नंदकिशोर गुर्जर ने फिर से लोगों को परेशान करने की कोशिश की है। दोस्तों लोगों से पहचान पत्र मांगे जा रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी पता करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि क्यों जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है और लोगों से उनकी आइडेंटिटी पूछना, उनसे आधार कार्ड मांगना, यह साफ तौर पर के संकेत देता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली का चुनाव आते ही इस तरीके के एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जो लिखता है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। आप क्या मानते हैं, क्या दिल्ली के अंदर जो ये ड्राइव चलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है वहां पर जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है या फिर मामला कुछ और है? दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के अंदर बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा दिया जा रहा है, इसे लेकर अखिलेश यादव ने एक और नया एक्सप्लेनेशन दिया है दोस्तों, जिसका दूर तक असर देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जातियों में हमने नहीं बांटा, कभी कोई मनु ऋषि आए थे उन्होंने बांटा, हम लोग तो सबको एक करने की बातें कर रहे हैं। यानी जिन लोगों ने बांटा हम उनके अगेंस्ट अब सभी लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अखिलेश यादव ने एकदम सही जवाब दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे वाले नैरेटिव को इस तरीके से काउंटर किया जाना चाहिए और एक्सप्लेनेशन अपने तरीके से विपक्ष को देना चाहिए, जैसा हर बार किए जाने से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए माहौल बनेगा दोस्तों। इंडिया गठबंधन का नैरेटिव पूरी तरीके से सेट होगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में अगर आप इसी तरीके से पल पल की पूरी अपडेट चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और अगली जो भी
वीडियो आए, जो भी अपडेट आए आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत।